अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। वफाकी हुकूमत ने माली साल का बजट, माली साल 2020-2021 का बजट काबीना से अप्रूवल के बाद आज कौमी असम्बली में पेश कर दिया है। हमाद अजहर मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज़ ने यह बजट पेश किया और उन्होंने कहा कि ये बजट रिलीफ बजट है। अब क्या ये बजट वाकई रिलीफ बजट है एक आम आदमी के लिए और उन तमाम कारोबारी शख्सियात के लिए जो कि कोरोना वायरस की वजह से ज़्यादा मुतासर हुए हैं, इसका जायज़ा हम प्रोग्राम में लेंगे। लेकिन ये बताना ज़रूरी है कि ये बजट रिलीफ बजट क्यों होना है, क्योंकि कोरोना वायरस के जो असरात हैं और ख़ास तौर पे जो लॉकडाउन के असरात हैं उससे दुनिया भर की मईशत तबाह हुई है। पाकिस्तान की मईशत पर भी असरात देखे गए हैं। इकनॉमिक सर्वे 2019-20 जो कि कल शाया किया गया, उस रिपोर्ट के मुताबिक गुर्बत में, पाकिस्तान में जो गुर्बत की लकीर के नीचे लोग रहते हैं उसमें 1 करोड़ का इजाफा होगा इस कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से। इसमें कहा गया है रिपोर्ट में कि जो इंतहाई गरीब आदमी हैं उनकी तादाद 5 करोड़ से बढ़ के 6 करोड़ हो जाएगी, यानी कि कोरोना वायरस की वजह से जो गरीब अफराद की तादाद है वो 1 करोड़ से तजावुज़ कर जाएगी, 5 से 6 करोड़ हो जाएगी, जबकि बेरोज़गारी पर भी इसके संगीन असरात होंगे। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि अगर महदूद लॉकडाउन होता है तो इससे 14 लाख लोग अपनी रोज़गार गंवा देंगे। अगर जुज़वी लॉकडाउन होता है तो इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक 1 करोड़ 23 लाख लोगों की नौकरी पर इसके असरात होंगे और अगर मुकम्मल लॉकडाउन किया जाता है तो 1 करोड़ 85 लाख अफराद अपनी रोज़गार को खो बैठेंगे। और आज बजट स्पीच के दौरान हमाद अजहर ने बताया कि जो आखिरी 3 माह है उसमें कोरोना वायरस और जो लॉकडाउन है उसकी वजह से जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उस पर बहुत ज़्यादा मनफी असरात नजर आए हैं। माली साल 2019-20 के दौरान पाकिस्तान पर कोरोना के जो फौरी असरात ज़ाहिर हुए, तकरीबन तमाम सनतें और कारोबार बुरी तरह मुतासर हुए। GDP में अंदाज़न 3300 अरब रुपए की कमी हुई, जिससे इसकी शरह नमू 3.3% से कम होकर नेगेटिव 0.4% तक रह गई। मजमूई बजट खसारा जो GDP का 7.1% था 9.1% तक बढ़ गया। FBR महसूलात में कमी का अंदाज़ा 900 अरब रुपए है। वफाकी हुकूमत का नॉन टैक्स रेवेन्यू 102 अरब रुपए कम हुआ। रेमिटेंसेज और एक्सपोर्ट्स बुरी तरह मुतासर हुई हैं और बेरोज़गारी और गुर्बत में इजाफा हुआ है। हमाद अजहर बता रहे थे कि क्या असरात हैं और पहले 9 महीने देखे जाएं तो वहाँ पर लग रहा था कि एक स्टेबिलिटी है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं थी लेकिन एक स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे थे। लेकिन आखिरी जो 3-4 माह है उसमें कोरोना वायरस की वजह से असरात बहुत ज़्यादा मनफी रहे। इस बजट के हवाले से आज हमाद अजहर साहब ने यह बताया है कि किसी किस्म का नया टैक्स इस बजट में नहीं लगाया जाएगा। जो सरकारी मुलाजमीन है ना उनकी सैलरी में इजाफा होगा ना ही उनकी पेंशन में इजाफा किया जाएगा। और टोटल जो तरक्याती बजट है वो 1324 अरब रुपए है, जिसमें से वफाक का जो PSDP शेयर है वो 650 अरब रुपए होगा, 650 अरब रुपए होगा। आदादो शुमार पे नजर डालते हैं। जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, पिछले साल जो तरक्की की शरह थी वो 1.9% थी। इस साल का टारगेट 3.3% था, लेकिन इस साल के अख्ताम पे जो GDP ग्रोथ है उसका एस्टिमेट लगाया गया है कि वो मनफी 0.4 होगा, जबकि अगले साल के लिए जो टारगेट सेट किया गया है वो 2.1% किया गया है। इसी तरीके से जो टैक्स कलेक्शन पिछले साल भी हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौर में पहली मरतबा हुआ कई सालों में कि नेगेटिव टैक्स ग्रोथ थी और इस साल भी ग्रोथ फ्लैट है, क्योंकि कोरोना वायरस के बाद जो आदादो शुमार को तब्दील किया गया, जो रिवाइज टारगेट था वो 3900 अरब रुपए का था और लगभग इतना ही टैक्स टारगेट अचीव किया जाएगा, यानी कि कोई खास ग्रोथ नहीं होगी। और जो अगले साल का टारगेट सेट किया गया है वो 4963 बिलियन है, यानी कि इस साल के मुकाबले में 25% ग्रोथ टारगेट की गई है टैक्स रेवेन्यू में, जबकि हमाद अजहर कहते हैं कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। इसी तरीके से जो टैक्स टू GDP शरह है वो इस साल मजीद गिरी है, अब वो 12.9% से गिरकर 11.8% तक आ चुकी है, जबकि टारगेट इस साल का 14% से ज्यादा का था। इसी तरह जो माली खसारा है तहरीक इंसाफ के पहले साल में वो 9.1% था, इस साल का टारगेट था 7.1%, लेकिन ऐसा लगता है कि इस साल के अख्ताम पर यह 9.5% तक होगा या डबल डिजिट में भी जा सकता है, जबकि अगले साल का टारगेट फिस्कल डेफिसिट का 7% रखा गया है और जो प्राइमरी बैलेंस है वो -5%, -0.5% रखा गया है अगले साल का टारगेट। करंट अकाउंट डेफिसिट एक वाहिद इंडिकेटर है जिसमें हम देखते हैं कि इस हुकूमत ने अपने 2 साल में खातिर खा कमी की है। पिछले साल 10 माह के अंदर जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो $10.3 बिलियन का था, जबकि इस साल के 10 माह में
$2.8 बिलियन है। एक्सपोर्ट्स में भी 2.4% की कमी देखी गई, जबकि इंपोर्ट में भी $4 बिलियन की कमी हुई है। तो क्या ये बजट जो है एक रिलीफ बजट है? क्या वो स्टिमुलस इसमें दिया गया है जो बिजनेसमैन एक्सपेक्ट कर रहे थे? इस पर हम प्रोग्राम में बात करेंगे। सबसे पहले आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे PMLN के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल साहब, और हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हुमायूं अख्तर साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। एहसन इकबाल साहब, मुश्किल हालात है, रिसोर्सेज कम है हुकूमत के पास, अगले 3 माह कैसे होंगे ये भी अभी नहीं पता। ये देखते हुए आपको लगता है कि क्या ये एक मुनासिब बजट है, और इसको क्या वाकई एक रिलीफ बजट कहा जा सकता है आम आदमी के लिए भी और बिजनेस सेक्टर के लिए भी? शहजाद, देखिए, ये जो बजट है इसको आइसोलेशन में नहीं लेना चाहिए। इस हुकूमत को अब 2 साल हो गए हैं और एक 2 सालों का तसलसल है। आज भी आपने जो क्लिप सुनाया अभी वजीर मौसूफ का, उसमें वो फरमा रहे थे कि GDP की शरह 3.3 से गिर के -0.5 हो गई। हालांकि उन्हें ये नहीं मालूम कि खुद हुकूमत अपने इक्तसादी सर्वे में गुज़श्ता साल की ग्रोथ रेट 1.9% कह चुकी है। अब अगर ये कौमी असम्बली के अंदर और बजट स्पीच के अंदर गलत अदाद शुमार पेश कर रहे हैं, तो इससे खुद आप हुकूमत की कारगुजारी का अंदाज़ा कर सकते हैं। जब पिछले साल इन्होंने बजट पेश किया था, हमने उस वक्त कहा था कि 5,555 अरब का जो टैक्स का हदफ आप रख रहे हैं, ये आपकी पहुंच से बहुत दूर है। अगर आपने ये इकट्ठा करना है तो आपने इसके लिए वो मेजर्स इंडिकेट नहीं किए कि आप इसको कहाँ से इकट्ठा करेंगे। अब भी आपने देखा कि इन्होंने कह दिया कि हमने कोई नए टैक्स नहीं लगाए, लेकिन तकरीबन 1,000 अरब रुपया ज़्यादा अगले साल के लिए टारगेट रखा है। 3900 अरब से 4900 अरब लेकर गए हैं। सवाल यह है कि अब 2 साल हो गए हैं, इस दूसरे साल में जो इस हुकूमत ने टैक्स इकट्ठे किए हैं वो उससे कम हैं जो हमारी हुकूमत ने 2 साल कबल आखिरी साल में इकट्ठे किए थे। ये जुल्म है, कभी ऐसा नहीं होता। इसी तरह जो ग्रोथ रेट का मोमेंटम हमने छोड़ा था उसको इन्होंने पहले साल 1.9 पे किया, और अब अगर ये कोरोना का सहारा लें तो वो इसलिए मुनासिब नहीं कि कोरोना तो मार्च से शुरू हुआ है। मार्च से पहले इकॉनमी बैठ चुकी थी, आपको मालूम है, सारी ऑटो इंडस्ट्री बंद थी, ट्रैक्टर इंडस्ट्री बंद थी। लेकिन इसमें एहसन इकबाल साहब जो टैक्स रेवेन्यू का नंबर है जिसमें आप कह रहे हैं कि उसमें कोई इजाफा नहीं देखा जाएगा बल्कि कमी होगी, लेकिन कोरोना की वजह से इस पर तो इम्पैक्ट आया है, क्योंकि मार्च तक के नंबर्स ये दिखा रहे थे कि जो टैक्सेस हैं उसमें 15% की ग्रोथ है और डायरेक्ट टैक्सेस भी बढ़ रहे थे इस दफा। तो कोरोना का इम्पैक्ट वहां पे तो नजर आया है। शहजाद, टैक्सेस का टारगेट क्या था? क्या टैक्सेस में 15% का टारगेट पिच किया गया था? 5,555 अरब रुपए के लिए। तो अगर ये 15% से ग्रो करते रहते तो बमुश्किल ये 4200-4300 पे पहुंचते। वो तो उसके करीब भी नहीं थे। उसकी बुनियादी वजह क्या है कि इन्होंने ग्रोथ को खत्म कर दिया। अच्छा, अब ग्रोथ क्यों खत्म हुई है? हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं वो तो आके आपको एक्सप्लेनेशन देंगे, कोई कहेगा करंट अकाउंट डेफिसिट इतना था, इतना हो गया, फिस्कल डेफिसिट इतना था, इतना हो गया। मैं समझता हूं कि जो इस वक्त पाकिस्तानी मईशत का सबसे बड़ा बहरान और डेफिसिट है वो 4 हैं। पहला डेफिसिट यह है कि इन्होंने आते साथ ही कॉन्फिडेंस का डेफिसिट पैदा कर दिया। कोई इंटरनेशनल और लोकल इन्वेस्टर अब इन पर एतमाद नहीं कर रहा। पाकिस्तान के सब बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज, कोई नैब की इंक्वायरी भुगत रहा है, कोई FIA की भुगत रहा है। पूरे बिजनेसमैन जो हैं इन्होंने इस वक्त अदालतों में खड़े किए हुए हैं। तो पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है इस वक्त बिल्कुल जीरो है। दूसरे नंबर पे आ जाएं कि जो इनका डेफिसिट है वो डिसीजन मेकिंग का है। इन्होंने जिस तरह की इंतकामी कार्रवाइयां की, मैं आपको अपनी मिसाल देता हूं कि मुझे नैब में जब पेश किया गया एक झूठे केस के अंदर, तो 40-50 अफसरों को भी बुला के बिला वजह ग्रिल किया गया और उन्हें दबाव डाला गया कि इसके खिलाफ झूठी शहादत दो वरना तुम्हें हम गिरफ्तार कर लेंगे। मुझे यकीन है कि वो सारे अफसर जो नैब से होकर आते हैं वो कानों को हाथ लगाते हैं कि आइंदा कितना भी ट्रांसपेरेंट कोई मंसूबा होगा हम उसके करीब से नहीं गुजरेंगे। लिहाजा इस वक्त एक पैरालिसिस है इंतजामी तौर पे। ठीक है। तीसरा जो डेफिसिट है वो विजन का नजर आता है कि इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं, कोई अप्रोच नहीं। अब देखिए हम कोरोना में फंस गए हैं। सर मुझे अगर आप चौथा पॉइंट बता दें तो मैं साकिब शिरानी साहब से भी उनका मौकिफ ले लूं, फिर मैं दोबारा आऊंगा आपकी तरफ। विजन के बाद चौथा नुकता क्या है आपका? ये चौथा नुकता है कैपेसिटी का। आई थिंक दिस गवर्नमेंट हैज अ सीरियस कैपेसिटी डेफिसिट। और जिस किस्म की सलाहियत हमने कोरोना में देखी है,
हमने टिड्डी दल के अंदर देखी है, हमने पोलियो के अंदर देखी है। एक के बाद एक फेलियर आ रहा है और ये हुकूमत अपनी इंतजामी सलाहियत को एक्सपोज कर रही है कि ये अहलियत भी नहीं रखती, ना सलाहियत रखती है। तो इसके साथ अब अगले साल के लिए आप क्या, व्हाट विल यू एक्सपेक्ट? मैं इस पर आता हूं और एहसन इकबाल साहब, साकिब शरानी साहब भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, माहिर मईशत है। साकिब शरानी साहब, इस बजट को आपने कैसा देखा? क्या आपको लगता है रिलीफ बजट है? और साथ में ये भी बता दीजिएगा, क्योंकि सबसे अहम सवाल ये कि हम रेवेन्यू कैसे जनरेट करेंगे। इस साल भी टारगेट दिया है कि 25% हमारा टैक्स रेवेन्यू ज्यादा होगा, लेकिन कोई नए टैक्सेस नहीं लगाए जा रहे हैं और जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है अगले साल के लिए वो भी 8.6% है हुकूमत के टारगेट के मुताबिक। तो कैसे अचीव करेंगे 25% टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ? जी शहजाद, आई थिंक ये बिल्कुल मुनासिब आपका सवाल है कि ये दोनों चीज़ों में तजाद है। जब हम या हुकूमत कहती है कि नॉमिनल ग्रोथ तकरीबन 9% होगी और टैक्स का हदफ जो है वो 24 या 25% इजाफे का है, तो डेफिनेटली इन दोनों में एक डिस्कनेक्ट है। तो ये टैक्स न्यूट्रल बजट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये टैक्स न्यूट्रल बजट होता और सिर्फ ऑर्गेनिक ग्रोथ के ऊपर बेस्ड होता, तो ये जो टैक्सेस की अहदाफ में जो इजाफा रखा गया है ये 7 या 8% से ज़्यादा नहीं हो सकता था। तो ये मेरा ख्याल है पहली बात है। एक तो ये अनवारंटेड है इन हालात में, क्योंकि मईशत के जो हालात हैं और हमारी जो इंडस्ट्री के जो हालात हैं वो मुतहम्मिल नहीं है कि इतना बड़ा टैक्स रेवेन्यू वहाँ से जनरेट किया जाए, बेशक वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट सूरत में हो। सही। दूसरा, ये अनवारंटेड के अलावा अनरियलिस्टिक टारगेट भी है। और तीसरा मेरा ख्याल है बुनियादी तौर पे जो सबसे बड़ा मुझे इससे इशू है वो ये है कि क्योंकि टैक्स रेवेन्यू का जो हदफ होता है वो पूरे बजट का दारोमदार उसके इर्द गिर्द होता है, वो लिंच पिन होता है, वो एंकर होता है पूरे बजट का। अगर वही अनरियलिस्टिक होगा तो सारा बजट आपका जो है वो ढेर हो जाता है और वो इररिलेवेंट हो जाता है। तो मेरा ख्याल है ये अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि ये आज रात को ही, कल सुबह ही जो है ये डेड ऑन अराइवल है ये बजट, ये बिल्कुल डिलीवर नहीं कर पाएगा, ना रिलीफ दे पाएगा, ना ये फिस्कल कंसोलिडेशन कर पाएगा। इसमें इतने सारे तजाद हैं कि ये अनफॉर्चुनेटली ये डेड ऑन अराइवल होगा। साकिब शरानी साहब, ये भी बताइएगा कि एक्सपेंडिचर साइड पे भी कोई उम्मीद है कि इस दफ़ा हमें कोई रिलीफ मिलेगा? पिछले साल 2900 अरब रुपए का डेट सर्विसिंग का हमारा हदफ था, इस साल भी 3000 अरब के आसपास है। क्या कोई फ़ायदा नहीं मिला हमें जब ये कहा गया था कि जो G20 कंट्रीज़ हैं या पेरिस क्लब का जो लोन है वो डेफर हो जाएगा? कोई इम्पैक्ट उसका नहीं नज़र आ रहा है या इम्पैक्ट है उसका? और इस वक्त जो ये डेट सर्विसिंग है 3000 अरब की, वो लोकल डेट पे मबनी है? हाँ जी, ये ज़्यादातर लोकल डेट पे मबनी है। उसका इम्पैक्ट है तकरीबन 1.2 या 1.3 बिलियन डॉलर्स का डेट रिलीफ नज़र आ रहा है। 2970 बिलियन रुपीस पे डेट सर्विसिंग है, इससे ज्यादा इसने तजावुज नहीं किया, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपका जो फिस्कल डेफिसिट है वो 9.4%, 9.5% के लगभग है। राइट। तो साकिब शनाई साहब, इन दी एंड मैं ये पूछना चाहूँगा, मुझे पता है यू हैव टू गो, कि कोई ऐसा इस बजट में ऐसा पॉइंट है जो आप समझते हैं कि बिजनेस के लिए स्टिमुलस प्रोवाइड करेगा या गरीब आदमी के लिए किसी किस्म की रिलीफ प्रोवाइड करेगा? अच्छा, इनफैक्ट हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया साकिब शरानी साहब से। हुमायूं अख्तर साहब, सबसे पहले तो आपने सुना साकिब शरानी साहब को ही, वो कह रहे हैं कि सारी बुनियाद जो है ना बजट की वो टैक्स रेवेन्यू पर होती है, और वही इतना अनरियलिस्टिक रखा है आपकी हुकूमत ने कि बाकी बजट में फिर तजाद ही तजाद नजर आते हैं। कैसे अचीव करेंगे 25% का टैक्स रेवेन्यू टारगेट, आप लोग ग्रोथ का टारगेट, जब आप खुद कह रहे हैं कि 2% से जीडीपी ग्रो करेगी, इन्फ्लेशन अफरात सिर्फ 6.5% होगी? कैसे होगी ऑर्गेनिक ग्रोथ इतनी टैक्स जीडीपी ग्रोथ में? मैं इसका जवाब देता हूँ। सबसे पहले एहसन इकबाल साहब और उनकी फैमिली मेंबर्स के लिए हम सब दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उन सबको जल्द सेहत दे। दूसरा, जो फर्स्ट 9 मंथ्स की परफॉर्मेंस है, आई नो ग्रोथ जो है पर्टिकुलरली सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर की बहुत लो रही है, बिलखसूस लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की, लेकिन उसमें चंद पॉजिटिव चीज़ें आप ज़रूर देखिए कि FDI, रेमिटेंसेस, करंट अकाउंट डेफिसिट में सिग्निफिकेंट जो एक्चुअल प्रॉब्लम थी, जो $20 बिलियन पे था, वो एक टाइम पे तो $2.8 बिलियन पे आ गया फर्स्ट 9 मंथ्स में। और इसके अलावा फिस्कल डेफिसिट भी फर्स्ट 9 मंथ्स में
इम्प्रूवमेंट्स दिखा रहा था और रिजर्व्स बेहतर हो रहे थे। नाउ हैविंग सेड दैट, उसके बाद जो सिचुएशन है वो कोरोना रिलेटेड सिचुएशन है। इस बजट में अब आप देखेंगे कि वेरी डेफिनेटली हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए सिग्निफिकेंट मेजर्स लिए गए हैं। आप PSDP देख लें या आप हेल्थ रिलेटेड जो बजटिंग है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट्स एलोकेट किए गए हैं। लोगों की सोशल सेफ्टी नेट्स के लिए एहसास प्रोग्राम को सिग्निफिकेंटली तकरीबन 40 बिलियन 45 बिलियन रुपए तक बढ़ाया गया है। आपका जो स्पेसिफिक सवाल है, मैं गुजारिश करूं कि ठीक है हम इन्फ्लेशन लो एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ग्रोथ भी लो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि सिर्फ FPR रेवेन्यू उतना ग्रो कर सकता है, लेकिन आप एक एस्पेक्ट भूल रहे हैं, इंटरेस्ट रेट सिग्निफिकेंटली कम। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की जॉब्स 75 से 80% और FPR के रेवेन्यूज 75 से 80% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आते हैं। और उसमें एक बहुत बड़ा स्टेप पहले ही हो चुका है, जो स्टेट बैंक ने अपना डिस्काउंट रेट 13.25 से 8% पे ले आए हैं। और मैं समझता हूं कि इसमें फर्दर कमी की गुंजाइश है, क्योंकि कोर इन्फ्लेशन जो नॉन ऑयल नॉट फूड इन्फ्लेशन है वो अभी तकरीबन 6-6.5% पे है। फर्दर रिडक्शन एक्सपेक्ट करेंगे और ये सबसे बड़ा बूस्ट होगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की रिवाइवल के लिए, जो -6 -7% पे लार्ज स्केल है। और सर ये जो भी आप कह रहे हैं कि हमने एक पैकेज दिया है या डिस्काउंट रेट में कमी आई है, ये तमाम चीजें मद्देनजर रखते हुए ही कहा है कि 2% की ग्रोथ होगी। सवाल ये पैदा होता है फिर हम टैक्स रेवेन्यू कहां से इकट्ठा करेंगे? कह रहे हैं कि कोई नया टैक्स भी हमने नहीं लगाया है, तो फिर वो मैथ्स ही 2 + 2 = 4 नहीं हो रहा ना, यहाँ पे ये इशू है। शहजाद साहब 2% ग्रोथ ओवरऑल इकोनॉमी की होती है। मैं आपको बता रहा हूं कि FPR का रेवेन्यू प्राइमरीली क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आता है, मैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्योंकि बेस बहुत लो है -7 से, मैं इसमें सिग्निफिकेंट ग्रोथ देख रहा हूं और इसलिए FPR के रेवेन्यू में मैं समझता हूं कि जो आप इन्फ्लेशन प्लस ग्रोथ का कह रहे हैं उससे ज्यादा रेवेन्यू आ सकता है। एक और मैं आपसे चीज गुजारिश करूं, एक आखिरी मेरा पॉइंट कि डिस्काउंट रेट कम होने से जो डोमेस्टिक डेट है उसकी डेट सर्विसिंग, जो कि डेट सर्विसिंग का प्राइमरीली जो बड़ा हिस्सा होता है तकरीबन 75%, वो डोमेस्टिक डेट सर्विसिंग होता है, उसमें सिग्निफिकेंट कमी आएगी क्योंकि हमारे कमी नहीं आ रही है ना। इसीलिए मैंने साकिब शिरानी साहब से कहा कि अगले साल के लिए भी जो टारगेट रखा गया है इस लो इंटरेस्ट रेट के बावजूद वो 3000 अरब है तकरीबन, तो 3000 अरब रुपए की डेट सर्विसिंग इस साल भी हमने करनी है। शायद पेरिस क्लब से अगर हमें कुछ मिल जाए डेफर्ड, तो हमारा जो एक्सटर्नल डेट की सर्विसिंग है वो कम हो जाएगी, लेकिन डोमेस्टिक डेट तो बहुत बढ़ गया पिछले 3 माह में। नहीं, देखिए डोमेस्टिक डेट, मैं डोमेस्टिक डेट की बात नहीं कर रहा, मैं डेट सर्विसिंग की बात कर रहा हूँ। डेट बढ़ना एक चीज है और जो उसका आपने सूद देना है वो एक अलग चीज है। जो एक्सपेंस में आता है वो तो सूद आता है ना। वही मैं कह रहा हूँ 3000 अरब है इस साल जो टारगेट रखा गया, आप लोगों ने रखा है 3000 अरब सर्विसिंग चार्ज। जी बिल्कुल, सर्विसिंग में कमी आई है क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स कम हुए, फर्दर कम होंगे और वेरी डेफिनेटली आपको जो पेरिस क्लब है वो डिफर करेगा और आप बाकी जो MFIs हैं, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक वगैरह जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये आपको फर्दर डिफरमेंट और रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे। इससे आपको एक सवाल हुमायूं साहब, फिर मैं एहसन इकबाल साहब की तरफ भी जाऊंगा। आपने भी 4 दिन पहले जो कॉलम लिखा था उसमें आपने 3 बातें कहा था कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से नुक्ता नंबर 2 उसमें आपने ये कहा था कि जो इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट का खदशा है, जो लॉकडाउन की वजह से लोगों को जॉब लॉसेस होंगी, उनके माली हालात खराब होंगे, इसलिए वो जो डायरेक्ट ट्रांसफर है वो सिलसिला जारी रहना चाहिए। तो वो तो आपने जारी नहीं रखा है। एहसास प्रोग्राम में आप लोगों ने अमाउंट जरूर बढ़ाया है, हमने एहसास को जी, लेकिन वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं है जिस तरह का अभी 144 अरब रुपए आप लोगों ने 12 मिलियन फैमिलीज को दिए। मेरा ख्याल है शहजाद, मैंने जल्दी में फिगर्स देखे हैं, हम तकरीबन तो 235 बिलियन तक ले गए, 208 अरब तक वेरी डेफिनेटली जारी है। हाँ, लेकिन वो एहसास प्रोग्राम में आपने इजाफा जरूर किया, लेकिन डायरेक्ट पेमेंट जिस तरह अभी की थी 3 महीने के लॉकडाउन की वजह से, वो डायरेक्ट पेमेंट एहसास प्रोग्राम से ही होनी है। वो इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है ना, क्योंकि अभी तो आप लोग क्लेम कर रहे हैं कि आपने 12 मिलियन खानदान को 3 महीने के लिए 144 अरब रुपए दिए। अब आप पूरा एहसास प्रोग्राम अगले साल का रख रहे हैं 208 अरब रुपए। तो इसीलिए कह रहा हूं कि वो जो इजाफी डायरेक्ट पेमेंट थी वो इस बजट में नहीं देखी गई है। बट शहजाद इकबाल,
हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि जो सिचुएशन जो पिछले 2-3 महीने रही है ये पूरे साल चलेगी। सही। अच्छा एहसान इकबाल साहब, दो बातें इसमें इंपॉर्टेंट है। एक तो आप ये कह रहे हैं कि ग्रोथ जरूरी है, जाहिर सी बात है ग्रोथ नहीं होगी, जॉब क्रिएशन नहीं होगी, लोग बेरोजगार होते रहेंगे। लेकिन दो इंडिकेटर्स अगर हम देखें कोरोना वायरस से पहले, एक तो जो फिस्कल डेफिसिट है, जो माली खसारा है, वो 4% का था, और जो प्राइमरी डेफिसिट का टारगेट दिया था 0.6% का पूरे साल का, IMF उससे हम बहुत बेहतर कर रहे थे। हमारा प्राइमरी बैलेंस सरप्लस में था 0.5% 9 महीने के अंदर। जो हमारे एस्टिमेट हैं और हम उसको देख रहे हैं, हमें तो लग रहा है कि कोई फिस्कल डेफिसिट 12% तक चला गया है। ये देखिए, ये बजट इन्होंने इतनी कॉन्ट्रडिक्शंस के साथ बनाया है और हौच पौच बनाया है। आप देखिएगा कि अगले चंद दिनों के अंदर लोग इसको पोस्टमार्टम करके इसको रेजा रेजा कर देंगे। इसके अंदर इतनी ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। अच्छा, फिर एक बात जो ग्रोथ के हवाले से इंपॉर्टेंट है, देखिए ग्रोथ कहाँ से ट्रिगर होती है? ग्रोथ आती है इन्वेस्टमेंट से। इन्वेस्टमेंट कहाँ से ट्रिगर होती है? पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट से। पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट कहाँ से आती है? पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम से, जो PSDP जिसे कहते हैं। ये हुकूमत मुसलसल जो हमारा तरक्याती बजट है उसे घटाती जा रही है, और इस साल जो ये 650 अरब कह भी रहे हैं, उसमें दरअसल जो वजारतों का, मिनिस्ट्रीज का जो कोर प्रोग्राम है उसके लिए 580 अरब रुपए हैं, जो तकरीबन निसफ है जो हमारे दौर में 1000 अरब तक PSDP चली गई थी। अच्छा, अब मैं आपको उसके अंदर कुछ 2-4 लतीफ़े सुनाता हूँ PSDP में। अब इन्होंने CPEC का सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है, फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ML1, जिसमें बड़ा कहा जी हमने मंजूर कर लिया, वो तकरीबन 9 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट है। कहते हैं ओवर हमने 9 ईयर्स पीरियड करना है। जितनी रकम PSDP में उस मंसूबे के लिए दिखाई गई है, अगर 24 अरब रुपए आप औसत कर लें तो 197 साल 197 ईयर्स लगेंगे उस मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए। इसी तरह अगर आप मोमन डैम और भाषा डैम की कीमत देख लें कि जो उसके अंदर पैसे मुख्तस किए गए हैं, इनको 15 से 50 साल लगेंगे मुकम्मल होने के लिए। इतनी गैर हकीकत पसंदाना एलोकेशंस की गई हैं। और मेरे लिए ज़ाती तौर पे बड़ा दुख है, जब मैं था तो आखिरी साल हमने हायर एजुकेशन कमीशन के लिए 46 अरब डॉलर का 46 अरब रुपए का डेवलपमेंट बजट रखा था। इन्होंने उसे घटा के 29.5 अरब रुपए कर दिया है। और जो यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम था जिसके 5 अरब रुपए होते थे, उसको जीरो कर दिया है। अच्छा एहसान इकबाल साहब, मुझे अगर आप मुझे ये बता सकें कि जुल्म ये किया है कि फाटा मर्जर जब हुआ था तो हमने फाटा के लोगों से प्रॉमिस किया था कि 10 साल के लिए हम उन्हें 40 से 50 अरब रुपए डेवलपमेंट के लिए देंगे ताकि मेन स्ट्रीम हो। सही। एहसान इकबाल साहब, अगर डेवलपमेंट फंड भी खत्म कर दिया। मुझे ये बताइए कि आपकी हुकूमत होती, आपने ये बजट बनाना होता, क्या मुख्तलिफ किया जा सकता था? कहां से, क्या इन हालात में नए टैक्सेस आप लगाते टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए? वो शायद मुमकिन नहीं होता इस वक्त, तो लोग बल्कि टैक्स एग्जेम्पशंस मांग रहे हैं कि अगर हमारी हुकूमत बरकरार होती तो हम इस लो प्लेटफॉर्म पे ना गिरते। हम तो 6% के एक मोमेंटम पे थे। अगर कोरोना भी आता तो चलो 6 से गिर के 4 पे आ जाते, 3.5 पे आ जाते, ये बुरा हाल ना होता कि हम नेगेटिव ग्रोथ में चले जाते। लेकिन उससे हटकर हमें हर कीमत पे जो तरक्याती बजट है उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए था। हमें ग्रोथ चाहिए। अभी हमायूं साहब इंडस्ट्री की बात कर रहे थे। मैंने बताना चाहता हूं कि इस बजट के अंदर तो खुद हुकूमत ने नेगेटिव ग्रोथ का टारगेट रखा है इंडस्ट्री और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो हुकूमत तो उसमें ग्रोथ देख ही नहीं रही। तो कहां से हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन करेंगे जब आपकी इंडस्ट्री भी ग्रो नहीं कर रही है? हुमायूं साहब इसको रिस्पॉन्ड कर दीजिए। वो कह रहे हैं कि इस वक्त ग्रोथ जरूरी है मईशत के लिए, और PSDP टारगेट जो सेट किया गया है उतना यूटिलाइज इस साल भी हमने देखा था कि आप लोगों ने किया नहीं हुआ, कटौती उसी में हुई। क्या कहेंगे? देखिए, जो फिस्कल स्पेस अवेलेबल है उसमें हमने 650 बिलियन रखा है। सूबों का भी आप अगर देखें तो सूबों का भी 670 बिलियन है। टोटल तकरीबन 1350 बिलियन का PSDP है। 70 बिलियन एलोकेट किए गए हैं कोविड रिलेटेड खर्चे के लिए। इशू PSDP में हमेशा इशू ये होता है जी कि PSDP पूरा खर्च हो जाए, और मैंने बहुत कम हुकूमतें देखी हैं जो बजट एस्टिमेट करें। खैर ये तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी साल था, इसलिए हमने इस साल भी हमने तकरीबन मेरे ख्याल 650 बिलियन खर्च किया है PSDP में। इशू सारा ये होगा कि हम जो हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं उनको कंट्रोल कर सकें ताकि जो एलोकेटेड PSDP है उसको हम पूरा का पूरा खर्च कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शहजाद एक बात सूबों के हवाले से जरूर कहना चाहूंगा।
देखिए सूबे जो हैं वो इस वक्त हमारा सोशल सेक्टर देखते हैं, हेल्थ और एजुकेशन। हाँ। इन्होंने जो हमारा डिविजिबल पूल है, चूंकि टैक्स इकट्ठे नहीं कर सके, उसके अंदर बहुत नुमाया कमी हुई है। इस साल इन्होंने टारगेट किया था कि डिविजिबल पूल में 3100 अरब होंगे, लेकिन ये दे पाए हैं सिर्फ 2300 अरब रुपया। अब जब सूबों को आप पैसे कम देंगे तो सूबों की एडीपीज भी कम होंगी, और इन्होंने सूबों की एडीपीज पर भी कट लगा दी है, और ये सूबों को दबाव डालते हैं कि आप सेविंग शो करें ताकि हमारा डेफिसिट कम हो। नतीजा क्या है कि जब सूबों का एनुअल डेवलपमेंट प्लान कम होगा, उनका तरक्याती बजट कम होगा, तो उसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा तालीम और सेहत के ऊपर, क्योंकि ये कोर फंक्शन है जो सूबों के पास है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब और हुमायूं अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये तो मैक्रो लेवल पे हम डिस्कशन कर रहे थे कि इस बजट के इंडिकेटर्स क्या हैं, अगले साल के लिए क्या टारगेट्स हैं। ज़रा माइक्रो लेवल पे भी देखते हैं और बिजनेस कम्युनिटी से पूछेंगे कि क्या वो मुतमईन है इस बजट से, और क्या ये बजट एक स्टिमुलस प्रोवाइड कर सकता है जिसकी ज़रूरत थी इस वक्त, क्योंकि जो लॉकडाउन हुआ है कोरोना वायरस की वजह से जो मईशत की रफ्तार में कमी आई है, उसके लिए बिजनेस कम्युनिटी एक स्टिमुलस पैकेज मांग रही थी। क्या वो इस बजट में उनको नजर आ रहा है या नहीं, एक ब्रेक के बाद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।